Okay. and I have two in the meeting room. I will admit that. For 35 participants are there, ma'am. हाँ. So today आज का टॉपिक सेटिंग मोबाइल की फ्रेश सबको पता है? मोबाइल भी निकालो चाहिए वही निकालो सीधा स्क्रीन रिकॉर्ड नो मैम. Okay. हाँ करो माइक्रोफोन भी ले सकते हैं हम डिवाइस ऑडियो में भी दे सकते हैं साउंड फ्रॉम योर डिवाइस लाइक म्यूजिक Shall we start? देखते हैं कब तक हो जाए Yes, ma'am, we can start. ओके. सो मेरे हिसाब से काफी ऑप्शंस नए हैं और लास्ट मंथ तक हमने सब ट्रेनिंग कर ली है इंक्लूडिंग ICL, आईलेसिक, काउंसलिंग, वर्कअप फॉर्म और वगैरह सब हमने कर लिया है. तो अभी हम जो जिन लोगों ने नए से ज्वाइन किया है जो फ्रेशर ऑप्शंस है उनके लिए और जिनको फ्रेशन अप करना है उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं. और आई थिंक मैक्स सेंटर से डिमांड भी आई थी कि लेसिक काउंसलिंग बेसिक से लर्न करना है. तो सबसे पहले हम वर्कअप फॉर्म कैसे भरना है वो आज देखेंगे और उसके बाद में FAQ लेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर कैसे करने हैं. तो आज हमारे पास सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है और फ्रेश ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है. तो कैन वी हैव लेसिक वर्कअप फॉर्म दीपिका? अच्छा ये वो हो रहा है क्या रिकॉर्डिंग? Yes, ma'am. My screen is visible. डॉक्टर तो नहीं देखेंगे Yes, your screen is visible. तो सीनियर और पुराने ऑप्टोमेट्रिस्ट में से कौन वॉलंटरीली ये फॉर्म समझाएगा? Who is there? नम्रता. ओके. है कोई वॉलंटरीली या फिर मैं शुरू कर दूं? आवाज नहीं आ रही थी मैंने कैंसिल कर दी रिकॉर्डिंग. सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि ये जो लेसिक वर्कअप फॉर्म आपके सामने है अभी स्क्रीन पे वो सब लोगों के पास है अपने अपने सेंटर पे जो नए ऑप्टम्स आए हैं वो दे आर अवेयर ऑफ दिस वर्कअप फॉर्म. अगर नहीं है तो आज का कॉल खत्म होने के बाद सबको अपने अपने सीनियर्स के पास या फिर कंसर्न हेल्प सेंटर से ये फॉर्म ले लेना है या फिर आपके क्लिनिकल इंचार्ज के पास भी मेल पे ये फॉर्म होगा. और अगर नहीं है तो आप लोग किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे या दीपिका मैम से. तो सबसे पहले आपको ये वर्कअप फॉर्म में पेशेंट की ऑफिशियल डिटेल्स भरनी है. वो बहुत ही अच्छे से नेम, MRD नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से डॉक्टर ने वो पेशेंट को चेक किया है, एज सेट, पेशेंट का मोबाइल नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस दिन ये फॉर्म फिलअप करते हो वो आपको भरना जरूरी है. उसके बाद में जो लेफ्ट साइड की जो ऑफिशियल चीजें है वो आप हर ऑप्टम को पता होनी चाहिए कि वो कैसे भरते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी. काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो बहुत सारा लोड होता है तो हम विजन विद ग्लास करके उसका वही विजन लेते हैं. लेकिन जब भी पेशेंट का लेसिक वर्कअप फॉर्म भरना है तो ये सब करना जरूरी है कि अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी कितनी है, विजन विद पेशेंट्स ओन ग्लासेस कितना है, अगर पेशेंट कॉन्टेक्ट लेंस पहनता है तो विद कॉन्टेक्ट लेंस विजन कितना है, पिनहोल विजन कितना है, पेशेंट का NCT कितना है और पेशेंट की रोप्लस या अगर आपने सिरिंजिंग करी है तो वो फाइंडिंग क्या है. तो ये बहुत ही बेसिक है और हर ऑप्टम को ये भरना जरूरी है. उसके नीचे जो है वो पैकीमेट्री है, कलर विजन है, शर्मर्स टेस्ट है और फंडस है. तो पैकीमेट्री जैसे आप सब लोगों को पता है कि लेसिक में पैकीमेट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्योंकि पैकीमेट्री का हमारा एक कट ऑफ रहता है कि 480 माइक्रोन से नीचे हम लेसिक नहीं करते हैं
460 माइक्रोन के नीचे हम पीआर के नहीं करते हैं, और 480 से अगर ज्यादा पैकीमेट्री है तो वो अगर रिफ्रैक्टिव एरर से प्रोपोर्शनेट है तो ही हम लेसिक करते हैं। तो पैकीमेट्री दैट इज द मिनिमम पैकीमेट्री। हेलो, एनीवन इज सेइंग एनीवन, एनी क्वेरी? हेलो, No ma'am, I think किसी ने ज्वाइन किया था। ओके। तो पैकीमेट्री इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पैकीमेट्री आपको मिनिमम पैकीमेट्री लिखनी है, सेंट्रल पैकीमेट्री नहीं लिखनी है, क्योंकि सेंटर से थोड़ा सा इंफीरियरली देयर विल बी जीनेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्निया की जहाँ पे मिनिमम पैकीमेट्री आती है। अगर आपके पास पेंटाकेम है या ऑब्स्कैन है या सीरस है तो उसमें भी मिनिमम पैकीमेट्री आती है। तो मिनिमम पैकीमेट्री यू शुड मेंशन इन दिस टेबल। उसके नीचे कलर विजन मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द रीजन कि हमें कलर विजन क्यों मेजर करना है? हम तो पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर रिमूव करने जा रहे हैं। तो कौन बताएगा कलर विजन हमें क्यों लेना है पेशेंट का? अविंदर, अविंदर इज देयर ऑन द कॉल? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। सर पहले हमारी यादें पड़ी बट अभी फोन ला दे तू। ऑब्वियसली कोई ये कौन सा वो A53? उनका भी 20 तारीख को क्लास करना। नम्रता कॉल पे है? नम्रता, एम आई ऑडिबल? अंशुमान आप बताओगे? हेलो, why color vision is important in case of LASIK? कृतिका, नवनीत, दीपिका, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यस नहीं मैम। क्या मुझे लगा कि मैं हवा में बोल रही हूँ। कौन बताएगा why color vision is important in patient? मैम नवनीत, हेलो। हाँ, मैम कलर विजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पहले कलर विजन नहीं करेंगे और वो बाय चांस एबनॉर्मल निकला तो फिर हाँ। बाद में ऐसा बोलेगा कि ये तो लेसिक के बाद हो गया है। अच्छा, जबकि एबनॉर्मलिटी जो है तो इन्फेंटाइल होती है, मतलब जन्म के साथ ही होती है। ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी समझ बिल्कुल सही है। ये हमें पेशेंट को ऐसे समझाना है कि मान लो कि पेशेंट का कलर विजन नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी डिफेक्टिव होता है, कई प्लेट्स पेशेंट पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में हमें नहीं पता है कि पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या है। शायद वो मन में ये भी ख्याल लेके आया हो या उसके पास ऐसे भी नॉलेज हो कि लेसिक कराने से चश्मा उतर जाएगा तो मेरा कलर विजन भी नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें पहले से ये पेशेंट को क्लियर करना है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी रिफ्रैक्टिव एरर रिमूव करने जा रहे हैं, जिससे कलर विजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंजेनाइटल होता है और जेनेटिकली इनहेरिटेंस होता है। तो आपको कलर विजन के लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। ये पेशेंट को समझाना जरूरी है और मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि इन फ्यूचर कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो कि पेशेंट का कलर विजन हमने दिया था। उसके नीचे है शर्मर्स टेस्ट। आप सबको पता है कि जो पेशेंट को ड्राई आई रहती है उन पेशेंट को लेसिक के बाद ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लेसिक इटसेल्फ इट इंड्यूसेस ड्राई आई। लेसिक करने के बाद जिनको शर्मर्स अच्छी होती है उनको भी ड्राई आई का प्रॉब्लम रहता है। हम लंबे समय तक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं, तो उन पेशेंट को जिनको ड्राई आई है, शर्मर्स कम आती है, तो उनका आगे इन्वेस्टिगेशन करके पहले ट्रीटमेंट करनी है और फिर उनका लेसिक करना है। तो शर्मर्स इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। उसके नीचे है रेटिना एग्जामिनेशन, दैट इज फंडस फाइंडिंग।
आपके सर्जन ने डायलेट करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ऑप्थेल्मोस्कोपी की है और बताया है कि फंडस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो आपको लिखना है कि नॉर्मल और नीचे डॉक्टर का नाम भी लिख देना है। अगर आपके पास रेटिना सर्जन की विजिट रहती है और आप रेटिना सर्जन को दिखाते हो तो वहां पे उनका नाम मेंशन करना है। और अगर पेशेंट का लेटिस या होल या हॉर्सशू टेयर कुछ भी बराज हुआ है तो वो लगना है कि बराज डन ऑन दिस डेट। आपको डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी या फिर नीचे रिमार्क में आप मेंशन कर सकते हो। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बराज करने के बाद पेशेंट को आप दूसरे तीसरे दिन लेसिक में नहीं ले सकते हो। वीआर सर्जन एडवाइस करते हैं कि 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद या 15 डेज के बाद हम लेसिक कर सकते हैं, तो डेट ऑफ बराज शुड बी मेंशन हियर। उसके नीचे आता है कि सब टेस्ट एंड इट इज सब्जेक्टिव टेस्ट दैट इज डन बाय। देखो भाई, देखो पूछो पेशेंट में दिखाना है क्या? दिखाना है, वही बच्चा है। देखो भाई इसको, बच्चे को आपने बोला था मुझसे सब देखिए, दवा वाली ये कुछ बुलाया दूर से आए। अच्छा वही पर्ची है क्या? ये पर्ची लाना इसकी, एक बार देखते हैं क्या। टोपोग्राफी अरे इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही इसकी तो। along with its axis और उसके नीचे लिखनी है HBID। तो भी कैरेटोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप सबको पता होना चाहिए कि मायोपिक पेशेंट में जब हम लेसिक करते हैं तो उसका जो स्टीप कॉर्निया है उसको हम फ्लैट बनाते हैं। तो जितनी रिफ्रेक्टिव एरर हम रिमूव करेंगे उसके प्रोपोर्शन में कॉर्निया फ्लैट होगा। तो लेसिक करने से पहले हमें कैलकुलेशन करना रहता है कि जो पेशेंट हमारे पास आया हुआ है लेसिक कराने के लिए उसकी कैरेटोमेट्री कितनी है, स्टीपेस्ट के कितना है, और अगर हम उसका फ्लैटनिंग करेंगे, इतने नंबर उतारेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम कितनी कैरेटोमेट्री के साथ लैंड होंगे। तो इसका भी क्राइटेरिया हमारे पास फिक्स होता है कि हमें 36 से नीचे नहीं जाना है, 36 डायप्टर से नीचे और 50 डायप्टर से ऊपर नहीं जाना है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी है कि वर्कअप फ्रॉम में परफेक्टली फ्लैट के एंड स्टीप के अलोंग विथ इट्स एक्सिस लिखी जाए। उसके नीचे है HVID जो है हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर। तो ये भी आपको अपने ऑब्स्कैन या सीरस या पेंटाकेम में से निकालना है और दोनों आंखों का मेंशन करना है। HVID का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम लेसिक करते हैं उसमें जो फ्लैप बनाते हैं तो कैरेटोम में जो रिंग यूज करते हैं वो अलग अलग मेजरमेंट की आती है। 8 की रिंग होती है, 8.5 नंबर की होती है, 9 की होती है और 9.5 नंबर की होती है। और वो डिपेंड करता है HVID और कैरेटोमेट्री से। उसका एक टेबल दिया गया होता है कि HVID और कैरेटोमेट्री देख के हमें तय करना पड़ता है कि आए गए पेशेंट की आई पे हम कौन सी रिंग से फ्लैप बनाएंगे। तो HVID बहुत ही एक्यूरेट और परफेक्ट होना जरूरी है। HVID के लिए मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपके पास सीरस है या पेंटाकेम है तो आपको उसमें एडिट करना आना चाहिए। उसमें एक एडिटेड मोड होता है जिससे आप परफेक्टली उसको एडिट करके ले सकते हो। पेशेंट देखोगे अगर पेशेंट की HVID 11.4 है, 11.6 है तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 11.94 है, अगर 11.90 है और अगर 12.06 है तो ऐसे जो बॉर्डर लाइन केसेस है 11 के आसपास के और 12 के आसपास के, तो उसमें हमें जरूर एडिट करके देख लेना चाहिए क्योंकि उसमें रिंग बदल जाती है। और अगर छोटी या बड़ी रिंग हमने यूज कर ली तो उसमें फ्लैप कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। तो जब भी बॉर्डर लाइन HVID आप देखो सीरस में या पेंटाकेम में या ऑब्स्कैन में तो उसमें एडिट करके देख लेना चाहिए या फिर उसको डिजिटल कैलिपर से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं करो तो उस पे हाईलाइट करके आपको सर्जन को आगे से बता देना चाहिए कि ये HVID बॉर्डर लाइन HVID है। तो आई थिंक एम आई क्लियर अबाउट कैरेटोमेट्री एंड HVID? अभी तक का सबको समझ में आया? कुछ भी क्वेरी है तो आप इन बिटवीन इंटरप्रेट कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो।
उसके नीचे आएगा फाइनल एसटी। तो काफी सेंटर्स पर ऐसा होता है कि फाइनल एसटी यानी कि फाइनल सब्जेक्टिव टेस्ट जो हम पेशेंट का मशीन में डालते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं, सर्जन करते हैं या तो फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। तो वो उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आपको डॉक्टर से बात कर लेनी है। डिओक्रोम टेस्ट हमेशा करनी है। अगर सिलिंडर है तो जैक्सन क्रॉस पर से उसको परफेक्टली जांच कर लेना है। तो फाइनल एसटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मेरे हिसाब से जो हमारा ऑप्टोमेट्री का जो पार्ट है फॉर्म का वर्कअप का वो हमारा खत्म हो गया। इसमें किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो या तो आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो या बीच में बोल सकते हो। तो क्लियर है इसका? अभी हम हिस्ट्री के पार्ट में जाएंगे। तो राइट साइड का जो कॉलम है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस। तो कॉन्टेक्ट लेंस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि कांस्टेंट और लॉन्ग टाइम कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से कॉर्निया के ऊपर वार्परेज हो जाती है। तो वो कॉन्टेक्ट लेंस की असर निकल जाने के बाद में जो मेजरमेंट आते हैं वो सही मेजरमेंट होते हैं, वो रिफ्रैक्टिव एरर सही होती है और वो एक्सिस एस्टिग्मेटिज्म में सही होती है। तो पेशेंट कितने टाइम से कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहा है, कौन सी टाइप का पहन रहा है, पूरे दिन में कितने ड्यूरेशन पहनता है और अगर उसने डिसकंटिन्यू किया है तो कब से किया है। तो ये सब चीजें आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट लेंस अगर सॉफ्ट है तो कितने दिन निकालना है, सेमी सॉफ्ट है तो कितने दिन निकालना है, वो सब डिस्कशन हम जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करेंगे तब डिटेल में करेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्टेक्ट लेंस निकाल के जब क्लियर टोपोग्राफी या ऑब्स्कैन या पेंटाकैम सीरस आए उसके बाद में जो रीडिंग आते हैं वो लेके हम लेसिक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट लेंस हिस्ट्री में एक एक पॉइंट पेशेंट को अच्छी तरह से पूछ के एक्यूरेटली भरना जरूरी रहता है। उसके नीचे जो कॉलम है वो फीमेल पेशेंट के लिए है। तो ये भी जानना जरूरी है कि वो फीमेल मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो प्रेगनेंसी है कि नहीं, पेशेंट लैक्टेटिंग मदर है कि नहीं, और अगर इश्यूज है चाइल्ड है उनको तो उनकी एज कितनी है। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि चाइल्ड की एज जानने का क्या मतलब है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमें लैक्टेशन की हिस्ट्री अच्छे से नहीं देता है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है और उसकी उम्र कम है तो हम पेशेंट को 2-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ के कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दे आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लेसिक। तो कभी क्या होता है कि पेशेंटों को पता होता है एक दो जगह से कि लैक्टेटिंग मदर में नहीं करते हैं लेसिक, और वो लोगों का सोचना ऐसा रहता है कि अभी 6 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया है, मैं तो एक ही टाइम बेबी को फीड करती हूँ, तो वो लोग हमसे छुपाते भी है। तो ये हिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से परस्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके नीचे की जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की या कोई भी हार्मोनल टैबलेट या उनकी कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रही हो तो वो आपको मेंशन करके डॉक्टर को दिखाना है। उसके नीचे जो हिस्ट्री है वो पेशेंट अगर कोई भी तरीके का आई ड्रॉप यूज कर रहा है तो वो आपको मेंशन करना है। अगर लॉन्ग टर्म ल्यूब्रिकेटिंग यूज कर रहा है तो पेशेंट को ड्राई आई हो सकती है। कभी पेशेंट एंटी ग्लूकोमा ड्रग यूज करता हुआ हो सकता है, कभी पेशेंट एंटी एलर्जिक ड्रॉप यूज करता है। तो ये मेंशन करने से हमें पेशेंट की प्रीवियस आई कंडीशन का पता चलता है। अगर पहले कोई भी आई सर्जरी कराई है तो भी हमें मेंशन करना है कि पेशेंट ने टेरिजियम रिमूवल कराया है या कुछ भी कराया है तो वो पूछ लेना है और उसकी डिटेल मेंशन करनी है। कोई भी एलर्जी की हिस्ट्री है पेशेंट की तो वो हाईलाइट करके लिखनी है। अगर पेशेंट की पास्ट में कोई वायरल केरेटाइटिस की हिस्ट्री है तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करनी है, क्योंकि अगर पेशेंट को सिंप्लेक्स केरेटाइटिस हुआ है पास्ट में तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। अगर पेशेंट को एसपीके की हिस्ट्री है तो हमें एसपीके कब हुआ था, प्रेजेंट कॉर्निया क्लियर है कि नहीं वो देखना रहता है, और लॉट्स ऑफ लुब्रिकेंट देके फिर वो पेशेंट के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वायरल केरेटाइटिस पॉजिटिवली आपको पेशेंट को लीडिंग क्वेश्चन के रूप में पूछनी है। ग्लूकोमा के पेशेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लेसिक के पेशेंट में कॉर्निया की थिकनेस कम करते हैं।
और आप सबको पता है कि जितना कॉर्निया थीन होता है तो वो पेशेंट में ग्लूकोमा का प्रोग्रेस ज्यादा जल्दी होता है। तो अगर पेशेंट ग्लूकोमा प्रोन है, पेशेंट को जुवेनाइल ग्लूकोमा है कि यंग एज ग्लूकोमा है, तो वो पेशेंट को आपको ग्लूकोमा क्लिनिक में भेजना है, पेशेंट को ओसीटी डिस्क कराना है या एचपीएफ कराना है, और वो सब रिपोर्ट कराने के बाद में ही हम लेसिक कर सकते हैं। उसके नीचे है किलोइड फॉर्मेशन। तो जब भी मैंने पास्ट में क्लास करी थी तो काफी लोगों को पता नहीं था कि व्हाट इज किलोइड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किलोइड इट इज एन इन्फ्लेमेटरी हाइपरट्रॉफिक रिएक्शन ऑफ द स्कार। हम कभी भी कोई सर्जरी करवाते हैं या हमें कभी भी चोट लगती है या हम कान में छेदन कराते हैं या नोज में नोज पिन के लिए हम छेद कराते हैं, तो वहां पे जो स्कार बनता है वहां पे कभी कभी स्वेलिंग एलिवेटेड पार्ट हो जाता है। तो इन्फ्लामेटरी मतलब लाल कलर की स्किन ब्राउन कलर की एलिवेटेड होती है जिसको किलोइड बोलते हैं। तो जो पेशेंट को किलोइड फॉर्मेशन की हिस्ट्री है तो उन लोगों के लिए भी इट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो वो आपको डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर उनके साथ बात करेंगे, किलोइड की साइज देखेंगे और फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करके आगे सर्जरी करेंगे। किलोइड की हिस्ट्री पूछने के लिए आपको पेशेंट को पूछना है कि पहले कोई सर्जरी कराई हुई है, आपको जख्म अच्छे से भर जाता है कि नहीं भर जाता है, चोट लगती है तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है, ऐसे आप उनको पूछ सकते हो। उसके नीचे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जैसे आप सबको पता है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को ड्राई आई की भी प्रॉब्लम रहती है और उनमें फिलामेंट्री केराटाइटिस होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में लेसिक करना इट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके बाद स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट, जो लोग अपने लुक की वजह से कॉन्शियस है वही लोग ज्यादातर लेसिक कराते हैं। उन सबकी हेयर और स्किन ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली चलती है। तो उसमें ज्यादातर स्किन को ड्राई करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, काफी टाइम विटामिन ए दिया जाता है। तो ये सब चीजें स्किन को ड्राई करती है, उसके साथ आईज को भी ड्राई करती है। तो कौन सी मेडिसिन लेते हैं वो हमें जरूर देख लेना है और ये हिस्ट्री आपको पूछनी है। पेशेंट की डायबिटीज और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री आप सबको पता है क्यों लेनी है, जैसे बाकी सर्जरी में पूछते हैं वैसे पूछ के अगर है तो वो कंट्रोल करके फिर सर्जरी करनी है। पेशेंट को थायराइड की हिस्ट्री पूछनी है क्योंकि थायराइड पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ड्राई आई एंड ग्लूकोमा, तो ये भी आपको पूछ लेना है। विटामिन ए ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो 21 डेज तक विटामिन ए बंद करनी है। क्रीम के फॉर्म में अगर है, सीरम के फॉर्म में विटामिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विटामिन ए की टैबलेट लेते हैं तो वो हमें डिसकंटिन्यू करनी रहती है। उसके पास में जो दो छोटे ब्लॉक्स है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन एंड कंप्यूटर वर्क। तो पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है और कंप्यूटर वर्क कितने आवर्स है पर डे वो हमें मेंशन करना है। इससे हमें काउंसलिंग में भी हेल्प मिलती है कि पेशेंट को क्यों लेसिक कराना चाहिए, लेसिक कराने के बाद में उसके प्रोफेशन में क्या हेल्प होगी, कंप्यूटर वर्क करता है तो उसको ईज रहेगी वगैरह हम समझा सकते हैं। नीचे लिखा है पीजी यानी कि प्रेजेंट क्लास, पेशेंट अभी जो चश्मा यूज कर रहा है वो, तो उसमें पीजी लिखना है और उसके साथ डेट भी लिखनी है कि वो पेशेंट कब से पहन रहा है, 1 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर, 3 मंथ्स। तो हमें पता चलेगा कि अभी जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है वो और पीजी जो है दोनों मिलते हैं तो पेशेंट का रिफ्रैक्शन प्रोग्रेसिव नहीं है और बिल्कुल स्टेडी है। तो ये सब हिस्ट्री और वो सब चीजें, रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह सब आपको बहुत प्रिसाइजली अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में फॉर्म फिलअप करना है और ये फॉर्म उसके इन्वेस्टिगेशन के साथ, उसकी फाइल के साथ आपको एक बार डॉक्टर के साथ शेयर कर लेना है। फिर हब सेंटर पे जब सर्जरी होती है तो ये जो नीचे मशीन के बारे में जो लिखा है वो रीन कितनी है, स्टॉप कितना है, जोन कितना लिया है, एब्लेशन जोन कितना है, कितना हमने एब्लेट किया, वो सब अंदर हब सेंटर पे भरा जाएगा। तो मेरे हिसाब से हर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को लेसिक वर्कअप फॉर्म भरना इज अ बेसिक थिंग, ये आप सब लोगों को आना चाहिए। अगर आप ये चीज अच्छे से भरोगे तो लेसिक काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि इसी के रिलेटेड सब क्वेश्चन आते हैं पेशेंट के, तब उनको अच्छे से जवाब दे पाओगे। तो दिस इज अबाउट लेसिक वर्कअप फॉर्म। तो मैं जानना चाहूंगी कि किसी को कुछ भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है या किसी को कुछ सजेशन है तो
You are most welcome. You're most welcome. Anyone wants to add anything? Vikas? यस मैम. कुछ ऐड करना है आपको? नो मैम. ओके. Any questions? किसी को कुछ पूछना है? कोई चीज समझ में नहीं आई है? Anyone? मैम ये डाल देंगे क्या? हेलो. हेलो. हाँ. मैम ये फॉर्म तो अपने पास है बट इसमें कुछ चीजें शायद एडिट की गई हैं बाद में, तो ये फॉर्म ग्रुप में डाल देंगे क्या? ये अपना जो ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हो. दीपिका और हर एक सेंटर से कोई ना कोई तो वो ग्रुप में है ही, तो फिर पूरे सेंटर को शेयर कर लेंगे. दीपिका हम ये डाल सकते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी मैम, ठीक है. हाँ, WhatsApp आप group भी पे डाल share कर देंगे. ठीक है. Good afternoon. यस, गुड आफ्टरनून. मैं वरुणा मेरा नाम. हाँ. हेलो. हेलो. हाँ. आपने जो बोला ना कि विटामिन ए की टेबलेट कंटिन्यू नहीं करनी है, डिसकंटिन्यू, तो वो क्यों? इसलिए कि विटामिन ए वो जो है वो ड्राई आई इंड्यूस करता है. इट इज नोन कि अगर ओरल लिया जाए तो वो ड्राई आई इंड्यूस करता है. दैट्स वाई वो बंद करनी है. और कब तक? ऐसे 21 डेज तक. और अगर कोई संजोग में, मतलब इट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कि तुरंत साथ में नहीं करना चाहिए. अगर पेशेंट बाहर से आया है, टाइम नहीं है, तो विटामिन ए टैबलेट बंद करके फिर उसको जेल और लुब्रिकेंट फ्रीक्वेंटली देके, शर्मर्स देख के फिर हम आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं. थैंक यू. वेलकम. तो आई थिंक किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एवरीवन. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू.